गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। आई होप कि सारे के सारे लोग एकदम सुरक्षित होंगे और कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होंगे और उससे बचे हुए होंगे। वेलकम जी, आप लोगों का स्वागत है। जल्दी से मुझे बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोग अभी तक भी मॉर्निंग बोल रहे हैं, भैया आफ्टरनून हो चुका है, आंखें खोलिए, जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाइए। हेलो हेलो, ओके। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चाइना के बारे में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक उठाते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है, हेडिंग डालिए, कॉलोनियलिज्म एंड डिवीजन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। कॉलोनियलिज्म एंड डिवीजन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। हिंदी में हम इसे कहेंगे उपनिवेशवाद। और एशिया एवं अफ्रीका का विभाजन। उपनिवेशवाद और एशिया एवं अफ्रीका का विभाजन। हाँ जी, सबसे पहले ध्यान रखेंगे और सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज बेसिकली कॉलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद होता क्या है। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म की या उपनिवेशवाद की, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक ताकतवर देश के द्वारा एक कमजोर देश पर अपनी आर्थिक फायदे के लिए, अपनी आर्थिक उत्पत्तियों के लिए अधिकार कर लेना ही क्या है, कॉलोनियलिज्म है या उपनिवेशवाद है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। कॉलोनियलिज्म जो है, उपनिवेशवाद जो है, ये बेसिकली किसके लिए कहा गया है कि जब एक ताकतवर देश, जब एक पावरफुल देश एक कमजोर देश पर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए या अपने आप को आर्थिक रूप से पावरफुल और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अधिकार कर लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म कहते हैं या उपनिवेशवाद कहते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत भी उपनिवेशवाद या उपनिवेश रहा है, किसका, ब्रिटेन का। अगर हम बात करें भारत में यूरोपियंस के आने की, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत में यूरोपियंस के आने के उद्देश्य क्या थे, भारत से व्यापार करना। और व्यापार क्यों करना, ताकि इससे आर्थिक फायदा हो, इससे इकोनॉमिक मुनाफा हो, किसको, यूरोपियन कंट्रीज को। तो यहाँ पर भी कॉलोनिज्म चला या उपनिवेशवाद चला। और हम सब जानते हैं कई यूरोपियन शक्तियां भारत में आई, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हुए ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। पुर्तगाली यहाँ पर आए, डचेस यहाँ पर आए, इसके बाद अंग्रेज यहाँ पर आए, डेन्स लोग या डैनिश लोग यहाँ पर आए, उसके बाद फ्रेंच या फ्रांसीसियों ने भी भारत में आकर क्या किया, व्यापार किया। लेकिन सबका व्यापार करने का जो उद्देश्य था वो क्या था, आर्थिक फायदा, अपना आर्थिक मुनाफा। उसी को हमने क्या कहा, कॉलोनियलिज्म कहा या उपनिवेशवाद कहा। एंशिएंट हिस्ट्री कब शुरू होगी मेरे भाई,
जैसे ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे तुरंत फिर हम एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, तब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। आपके बार बार पूछने से तो वो वक्त से पहले नहीं शुरू होगी, है ना। पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम इंडियन हिस्ट्री कवर करेंगे। निश्चिंत रहें, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। आप स्पेशल बैच में हैं, ठीक है, और स्पेशल बैच में हमारे पास तो शॉर्टकट है ना, कोई प्रावधान नहीं है। आपको शॉर्टकट का प्रावधान नहीं है हमारे पास, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, यूपी टीचर वैकेंसी के लिए कोई बैच ले आओ। ओके, चलिए मैं एक बार ही चेक करता हूँ। मुझे एक बार बता दीजिए कि यूपी टीचर में कौन सी वैकेंसीज निकली हैं यूपी से, तो उस हिसाब से बैच बना दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कॉलोनियलिज्म की या उपनिवेशवाद की, तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत हुई 15th सेंचुरी से या 15वीं शताब्दी से। कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद की शुरुआत 15वीं शताब्दी या 15th सेंचुरी से मानी जाती है। तभी से ये उभरने लगा। और क्यों उभरने लगा? क्योंकि जो पूर्वी विश्व के देश थे या फिर जो ईस्टर्न कंट्रीज थी या जो पूर्वी देश थे, तो हम सब जानते हैं सारी की सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जी, जितने भी यूरोपियन देश थे, जितने भी विकसित या यूरोपियन कंट्रीज थी, हम सब जानते हैं वो सारे के सारे लोग मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए पूरी तरीके से पूर्वी देशों के या ईस्टर्न कंट्रीज पर ही क्या रहा करते थे, निर्भर रहा करते थे, पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे ईस्टर्न कंट्रीज के लिए। और 15th सेंचुरी में ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से यूरोपियंस को पूर्वी देशों की खोज करनी पड़ी, और पूर्वी देशों की खोज करने के लिए वो सारे के सारे यूरोपियंस निकले। और इसी में कई सारी जगहों की खोज हुई है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इससे पहले खोज क्यों नहीं हुई थी? इससे पहले खोज इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि पहले अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो पहले यूरोप से इंडिया तक पहुंचना बेहद, या एशिया तक पहुंचना बेहद इजी हुआ करता था। और वो कैसे हुआ करता था आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मेडिटेरियन सी और रेड सी को क्रॉस करते हुए, गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शिया या फारस की खाड़ी होते हुए, अरब सागर होते हुए भारत तक पहुंचना क्या था, पॉसिबल था। लेकिन 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में, जब तुर्की के सुल्तानों ने कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर अधिकार कर लिया, तो उन्होंने यूरोपियंस के एशिया तक आने के जो सारे के सारे रास्ते थे, जो भूमध्य सागर और लाल सागर होते हुए होता था, या वो जो रास्ता हुआ करता था, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया, उस पर अधिकार कर लिया। इसीलिए अब 15th सेंचुरी में यूरोपियंस को दोबारा से देशों की खोज करने की जरूरत पड़ी, या एक और समुद्री मार्ग को खोज करने की जरूरत पड़ी। बस इसी का नतीजा ये हुआ कि 15th सेंचुरी में कई सारे देशों की खोज हुई, और एक तरीके से यूरोपियंस ने विश्व के और कई सारे देशों की क्या की, खोज की। खोज करने का कारण क्या था? ताकि उन देशों को जहां से हमें आर्थिक फायदा हो सकता है, या जहां से हमें आर्थिक फायदा मिल सकता है, उन देशों पर क्या करना, अधिकार करना। और मैंने अभी आपको बताया, किसी भी पावरफुल देश के द्वारा किसी भी कमजोर देश पर अपनी आर्थिक फायदे के लिए अधिकार करना ही क्या है, कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम बात करें इस खोज की शुरुआत की, तो हम सब जानते हैं इसमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन जाता है किसको? पोर्चुगीज प्रिंस, पोर्चुगीज प्रिंस या पुर्तगाली राजकुमार, पोर्चुगीज प्रिंस या पुर्तगाली राजकुमार जिसका नाम था हेनरी।
यूरोप के द्वारा पूर्वी देशों की खोज करने की जो शुरुआत थी वो पुर्तगाल से हुई, और पुर्तगाल के ही राजकुमार प्रिंस हेनरी, जो हम सब जानते हैं किस नाम से फेमस है, इसी को क्या कहा जाता है? हेनरी द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी या हेनरी द नेविगेटर के द्वारा ही पूर्वी देशों की खोज की शुरुआत की गई, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया पूर्वी देशों की खोज करने के लिए। इसीलिए बार्थोलोम्यो डियाज नामक व्यक्ति ने सबसे पहले खोज की किसकी? केप ऑफ गुड होप्स की। और हम सब जानते हैं जो बात है कब की? 15th सेंचुरी या 15वीं शताब्दी की। बार्थोलोम्यो डियाज नामक एक नाविक ने ही या एक ट्रैवलर ने ही केप ऑफ गुड होप्स की खोज की। और हम सब जानते हैं केप ऑफ गुड होप्स कौन सी जगह हुआ करती थी? जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग हुआ करता था, अफ्रीकी महाद्वीप का, वही कहलाता था केप ऑफ गुड होप्स, जिसकी खोज बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा की गई। इसके अलावा हम अच्छी तरीके से जानते हैं 1498 ईस्वी में पुर्तगाल की ही राजधानी लिस्बन से अपना पानी का जहाज लेकर भारत तक पहुंचने में सफल हुआ कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया। वास्को डी गामा के द्वारा की गई भारत की खोज। हम सब जानते हैं 1498 में ही वास्को डी गामा पुर्तगाल से 90 दिन की समुद्री यात्रा पूरी करके अपना पानी का जहाज साओ गैब्रियल लेकर केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और अब यूरोपियंस ने भारत तक पहुंचने का एक और मार्ग ढूंढ लिया था, जो कहां से होकर था? पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करते हुए अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग पर ही इसने हॉल्ट लिया, और वहीं से हम सब जानते हैं ये पहुंचा कहां पर? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। इसके अलावा स्पेन के नाविक कोलंबस के द्वारा खोज की गई अमेरिका की। और हम सब जानते हैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड से ही अपना जहाज लेकर, भाई इनिशियली अगर हम बात करें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोलंबस पहले भारत की ही खोज करने के लिए निकला था, लेकिन क्योंकि इसका जहाज दिशा भटक गया था, इसीलिए दिशा भटक जाने के कारण ही उसका जो जहाज था वो पूर्व की जगह पश्चिमी दिशा में चला गया। हालांकि अगर हम बात करें कोलंबस की, भाई 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था, उसने भारत की खोज कर ली थी, लेकिन इससे 4 साल पहले 1494 में ही कोलंबस निकल चुका था भारत की खोज करने, लेकिन उसने भारत की नहीं, कहां की खोज की? अमेरिका की खोज की। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे कोर्तेज और पिजारो ने लैटिन अमेरिका की खोज की। कोर्तेज और पिजारो नामक व्यक्ति ने खोज की लैटिन अमेरिका की। अगर आप बात करें कॉलोनिज्म की या उपनिवेशवाद की, तो ध्यान रखेंगे उपनिवेशवाद की शुरुआत
उपनिवेशवाद की शुरुआत पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा की गई। जो कॉलोनियलिज्म शुरू किया गया वो शुरू करने वाले ही देश कौन से थे? पुर्तगाल और स्पेन, पोर्चुगल और स्पेन। लेकिन ध्यान रखेंगे बाद में इसमें शामिल हुए ब्रिटेन, नीदरलैंड या हॉलैंड और फ्रांस। कॉलोनियलिज्म में या उपनिवेशवाद में बाद में ब्रिटेन, नीदरलैंड, फ्रांस भी शामिल हुए। और कुछ ही समय के बाद पुर्तगाल और स्पेन से आगे निकल गए। शुरुआत तो उपनिवेशवाद की पुर्तगाल और स्पेन ने की थी, लेकिन बाद में कॉलोनियलिज्म में कुछ और भी कंट्रीज शामिल हुई, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस। नीदरलैंड या हॉलैंड, जो बाद में कॉलोनियलिज्म में के मामले में इन्होंने पीछे छोड़ दिया किसको? पुर्तगाल और स्पेन को। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ब्रिटिश नागरिक जॉन कैबार्ट के द्वारा कनाडा की खोज की गई। जॉन कैबार्ट जो ब्रिटिश नागरिक था, उसी के द्वारा खोज की गई कनाडा की। और ध्यान रखेंगे एक फ्रांसीसी नाविक था जिसका नाम था कर्टियर। तो फ्रांसीसी नाविक कर्टियर के द्वारा खोज की गई लॉरेंस की। तो ध्यान रखेंगे ये 15th और 16th सेंचुरी में खोजे गए कुछ प्रांत थे जो विभिन्न नाविकों के द्वारा खोजे गए थे। और देखते ही देखते 16वीं शताब्दी में ही या 16th सेंचुरी में ही (1577 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिक 1577 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिक विलियम ड्रेक के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया गया। ब्रिटिश नागरिक विलियम ड्रेक के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया गया। और ध्यान रखेंगे इन्हीं यात्राओं का परिणाम हुआ कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर लगभग पूरे विश्व का पता लगा लिया गया।
जब इनिशियली कॉलोनिज्म या उपनिवेशवाद शुरू किया गया तो इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आपसी कंपटीशन की ही वजह से या आपसी मतभेदों की ही वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। भाई सिंपल सी बात है, कॉलोनियलिज्म तो पहले केवल पुर्तगाल और स्पेन ने ही शुरू किया था, लेकिन जब इसमें बाकी कंट्रीज भी क्या हुई, शामिल हुई, जब इसमें ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस भी कूद पड़ा, तो सारे के सारे देशों में ही परस्पर क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा। और कंपटीशन की वजह से ही उपनिवेशवाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और ध्यान रखेंगे, उपनिवेशवाद के दो मॉडल तैयार किए गए। उपनिवेशवाद के दो मॉडल तैयार किए गए, जिसमें से पहला मॉडल तैयार किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। पहला मॉडल तैयार करने वाले थे पुर्तगाली। और ये जो पहला मॉडल था, इसमें पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया जाता था, तो ध्यान रखेंगे, एक किलाबंद व्यापारिक केंद्र की स्थापना की जाती थी, जिसमें बिक्री के लिए सामान लाया जाता था, जैसे सोना, शराब, मसाले आदि। सबसे पहले प्रकार का जो कॉलोनियलिज्म था या उपनिवेशवाद था, वो पुर्तगालियों के द्वारा ही डेवलप किया गया था। और वो जो पॉलिटी का न्यू बैच शुरू हो रहा है 30 मार्च से। 30 मार्च से पॉलिटी स्पेशल का बैच आ रहा है, जिसकी जो एडमिशन्स है वो कोई 2-3 दिन पहले शुरू हो जाएंगे, तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहें। पहला मॉडल पुर्तगालियों ने तैयार किया था, और जिस मॉडल के तहत ताकतवर देश जिस भी कमजोर देश में जाया करते थे, उस देश में कुछ क्षेत्र पर अधिकार करके वो उसकी किलाबंदी कर दिया करते थे, उसकी चारदीवारी कर दिया करते थे, और वहीं पर एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर दी जाती थी, जहां पर सारा का सारा सामान बिक्री के लिए लाया जाता था, जैसे सोना, शराब, मसाले आदि, ये सारी की सारी चीजें। और जो दूसरा मॉडल था, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखेंगे इस मॉडल से फायदा क्या हुआ। ध्यान रखेंगे, इस मॉडल से ये फायदा हुआ कि पुर्तगालियों को काम करने के लिए मुफ्त में दास मिले। लेकिन इस मॉडल से महंगी वस्तुएं प्राप्त नहीं हो सकी। ये सबसे पहला मॉडल था जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। लेकिन अगर दूसरे मॉडल की बात करें तो ध्यान रखेंगे, दूसरा मॉडल
नीदरलैंड के द्वारा इंडोनेशिया में स्थापित किया गया। दूसरा मॉडल नीदरलैंड के द्वारा इंडोनेशिया में स्थापित किया गया। और इसके तहत संपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र पर अधिकार करके अपने नियम बनाए जाते थे और व्यापार के साथ उत्पादन में भी भागीदारी हुआ करती थी। और व्यापार के साथ साथ उत्पादन में भी भागीदारी हुआ करती थी। ये दूसरा मॉडल था। ये जो उपनिवेशवाद था ये 18th 19th सेंचुरी तक चलता रहा, लेकिन ध्यान रखेंगे उन्नीसवीं शताब्दी में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 19वीं शताब्दी के शुरू में ही लैटिन अमेरिका स्पेन से मुक्त हो गया और इसके बाद 1822 ईस्वी में ब्राजील भी 1822 ईस्वी में ब्राजील भी पुर्तगालियों से आजाद हुआ। लेकिन इसके बाद जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे औद्योगिक क्रांति होने के बाद 18th और 19th सेंचुरी में एक बार फिर से जो उपनिवेशवाद था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और अब एक बार फिर से यूरोपियन कंट्रीज में उपनिवेशवाद की होड़ लग गई। और कहाँ के लिए? अफ्रीका और एशिया के लिए। मुक्त व्यापार क्या होता है? यहाँ पर मुक्त व्यापार से मतलब है उपनिवेशवाद में केवल और केवल एक ही शक्ति हुआ करती थी जिसका पूरे के पूरे व्यापार पर नियंत्रण हुआ करता था। जैसे हम कहते हैं किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को।
आप अगर भारत से एग्जाम्पल लें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापारिक एकाधिकार दिया गया या पूरी की पूरी ट्रेड मोनोपोली दी गई। कहने का मतलब भारत में जो भी व्यापार हुआ करता था वो केवल कौन किया करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। लेकिन 18th 19th सेंचुरी के प्रारंभ में क्या काम हुआ? पॉलिटी स्पेशल आपका आएगा या डीके सर का? नितिन मेरे भाई, डीके सर का पॉलिटी का बैच वो आज से शुरू हो रहा है। आज 16 मार्च है, आज से डीके सर का पॉलिटी का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो पॉलिटी जिन लोगों को डीके सर से पढ़नी है वो डेफिनेटली डीके सर के बैच में एडमिशन ले सकते हैं। उनका जो बैच है वो आज से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर पूछा आपका पॉलिटी का बैच, तो मेरा जो पॉलिटी का बैच है वो 30 तारीख से शुरू होगा। तो इस मंथ में 2 पॉलिटी के बैच हैं। एक पॉलिटी का बैच डीके सर का है जो आज से स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉलिटी का बैच 30 तारीख से शुरू होगा, 30 मार्च से, ठीक है। जो डीके सर का पॉलिटी बैच है, ठीक है, वो मेंस बैच है। मेंस का मतलब जो आईएएस और पीसीएस का मेंस देने वाले हैं वो उसके लिए बैच है। आप देखेंगे पोस्टर पर, आप एप्लीकेशन में चेक करेंगे तो वो वाला जो बैच है, ठीक है, वो मेंस को टारगेट करके बनाया सर ने। जो लोग यूपीएससी और पीसीएस का मेंस देने वाले हैं, क्योंकि उसमें जो सर हैं वो आपसे डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब आंसर आपको डिस्क्रिप्टिवली कैसे लिखना होता है उस चीज के बारे में डिस्कशन होगा। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के पायदान तक पहुंच चुके हैं तो आपको वो बैच डेफिनेटली हेल्प करेगा। या जिनको आज ही एडमिशन लेना है वो डेफिनेटली डीके सर के बैच में एडमिशन ले सकते हैं। जिनको मुझसे पॉलिटी पढ़नी है उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और लगभग 2 हफ्तों का मेरा बैच 30 तारीख से आएगा। तो आपको दोनों के ही जो डेमो वीडियोस हैं वो अवेलेबल रहेंगे, तो आप देख लीजिएगा और जो भी बैच आपको बेनिफिशियल लगे उस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाने का है, तो जिससे आपको पढ़ना हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे पढ़ सकते हैं। जी, तो जैसा मैंने आपको कहा कि केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में क्या कर सकती थी? व्यापार कर सकती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को ही केवल व्यापारिक अधिकार थे। सर आपका बेसिक से होगा, हे भगवान। भैया देखो, बेसिक से ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे आपको कोई चीज सिखानी है तो डेफिनेटली वो मुझे बेसिक से ही समझानी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं उपनिवेशवाद, ब्रिटेन के द्वारा अफ्रीका की बात करेंगे अभी हम, है ना। लेकिन हम उसको समझ किस तरीके से रहे हैं? इंडिया का एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे, बिकॉज वी आर ब्लडी इंडियंस, हम भारतीय है ना। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापारिक अधिकार थे, ट्रेड मोनोपोली थी। लेकिन जैसी 19th सेंचुरी शुरू हुई तो जब 1813 का चार्टर एक्ट भेजा गया तो उसके तहत हम सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। अब केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार ही ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। बाकी सारे के सारे जो व्यापार थे वो ओपन कर दिए गए, वो मुक्त कर दिए गए पूरी तरीके से। और ये कहा गया कि ब्रिटेन से कोई भी निवेशक आकर या उपनिवेशक आकर भारत में अपने उद्योग स्थापित कर सकता है और भारत में आकर व्यापार कर सकता है। अब वो जो ट्रेड मोनोपोली है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहेगी। तो पहले तो एक क्लोज्ड मार्केट चल रहा था, एक क्लोज्ड ट्रेड चल रहा था, लेकिन उसे ओपन ट्रेड कर दिया, मुक्त व्यापार कर दिया गया 19th सेंचुरी से। तो उसी की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद एक नया कॉलोनिज्म शुरू हुआ, एक नव उपनिवेशवाद शुरू हुआ। इसे आप क्या कह सकते हैं? न्यू कॉलोनियलिज्म या नव उपनिवेशवाद। अब आप ये सोचिए 19th सेंचुरी में
हे भगवान, अभी आदमी अभी आदमी पूछ रहा है कि आपका बैच तो प्रीलिम्स के लिए होगा ना। अरे भाई मेरे, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस अलग अलग नहीं होता है, अगर आपको पता हो तो। पता नहीं यार कहाँ से कौन बहका देता है तुम्हें। अरे पहले आपको प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करवा दे, हम मेंस की बात तो तभी करेंगे। भाई देखो, अपना सिंपल सा फंडा है, मुझे ना तो आपको ज़्यादा पढ़ाने का शौक है, ना ही मुझे आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ाने का शौक है, ना ही मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है या बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, और जो पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो मेरे भाई दुनिया की किसी ताकत को ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ाने की। अगर आप जागरूक स्टूडेंट हैं और अगर आप मेरी बात समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होगी, इतनी ज़्यादा जिज्ञासा उमड़ेगी कि आप क्यूरियोसिटी में सारी की सारी चीज़ें खुद ही समझ जाएंगे, खुद ही पढ़ जाएंगे कहीं से भी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, टीचर का काम, ठीक है, आपको सब्जेक्ट का ज्ञान देना तो होता ही है, लेकिन जितना सब्जेक्ट का ज्ञान देना होता है टीचर का काम, उससे ज्यादा काम होता है उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है, आपने कहा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो सबसे मेन चीज क्या है, अगर मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा है, अगर मेरे पढ़ाने से आपको हिस्ट्री के लिए उत्सुकता बढ़ रही है, अगर मेरे पढ़ाने से आपके अंदर हिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स आई एम अ गुड टीचर। इसका मतलब है कि फिर ठीक है। लेकिन है ना, अगर मैं केवल और केवल आपको कंटेंट फेंके जा रहा हूं, आपको चीजें बताए जा रहा हूं और वो आपको समझ में ही नहीं आ रही है, वो आपके दिमाग के ऊपर से जा रही हैं, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो सिंपल सी बात है, हम सब लोग हमेशा वहीं से पढ़ने की कोशिश करते हैं जहां से हमें समझ में आए। भाई जब तक समझ में ही नहीं आएगा, फिर मैं चाहे कम पढ़ाऊं या ज्यादा, वो किस काम का रह जाएगा। तो मेरा उद्देश्य ज्यादा पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको वो चीजें पढ़ाना है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। कोशिश यही होनी चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ जाइए, बस फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हे भगवान। जी चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ न्यू कॉलोनिज्म या नव उपनिवेशवाद। अब आप खुद कॉन्सेप्ट को समझिए और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आज हम बात कर रहे हैं एशिया और अफ्रीका के बारे में, भाई आप ये देखो, अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें एशिया और अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका तो वो कॉन्टिनेंट था, अफ्रीका तो वो महाद्वीप था जो यूरोप के सबसे नजदीक था, एशिया तो वो महाद्वीप था जो यूरोप के सबसे नजदीक था। लेकिन फिर भी जो यूरोपियंस कॉलोनियलिज्म शुरू कर रहे थे, उपनिवेशवाद शुरू कर रहे थे, वो अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, वो दूर दूर के देशों से क्यों कर रहे थे। अब जब सारे के सारे लोगों में कंपटीशन हुआ तो उपनिवेशवाद शुरू हुआ, और ध्यान रखेंगे इसी उपनिवेशवाद की वजह से ही एशिया और अफ्रीका का विभाजन हुआ। अभी तक पिछले 400 साल से कॉलोनियलिज्म चल रहा था, लेकिन कॉलोनियलिज्म अफ्रीका पर नहीं था, अफ्रीका महाद्वीप उससे बचा था। लेकिन अब अफ्रीका महाद्वीप पर भी कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ और बहुत तेजी से क्या हुआ, उसका विभाजन हुआ। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे नव उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित करने वाले कारण क्या थे।
जिसकी वजह से यूरोपियंस का जो रुख था, यूरोपियंस का जो अट्रैक्शन था, वो किसकी तरफ बढ़ा? अफ्रीका की तरफ बढ़ा। सबसे पहला कारण तो था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से हुआ विकास। दूसरा कारण अतिरिक्त वित्त एवं निवेश की आवश्यकता। ज्यादा धन और ज्यादा निवेश की आवश्यकता पड़ी तो रुख हुआ किधर? अफ्रीका की तरफ। तीसरा कारण ये भी आप कह सकते हैं राष्ट्रीय गौरव की भावना का विकास। जब चार देशों में आपस में कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली अपने आप को ज्यादा ग्रेट फील करने के लिए या अपने देश को ज्यादा महान, अपने ज्यादा गौरवशाली कहलाने के लिए भी एक भावना जागृत होगी मन में। अगला कारण घरेलू समस्याओं से लोगों का ध्यान बांटना। घरेलू समस्याओं से लोगों का ध्यान बांटना ये भी एक फैक्टर था। हमारे देश में कई सारी घरेलू समस्याएं चल रही हैं, जैसे जीडीपी, कमजोर अर्थव्यवस्था, बैंकों का ही क्या हो जाना, दिवालिया हो जाना, आर्थिक मंदी, सीएए एनआरसी पर इतना वाद विवाद। ये सारे की सारे क्या है? ये हमारे घरेलू मुद्दे हैं, ये हमारी घरेलू समस्याएं हैं। लेकिन हम सारों के सारे लोगों का ध्यान केवल किस पर है? कोरोना वायरस पर। हम सारे के सारे लोगों का ध्यान केवल किस पर था? डोनाल्ड ट्रंप पर। दिल्ली में हिंसा हो रही थी, दिल्ली में लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन सारे के सारे लोगों का ध्यान मोटेरा स्टेडियम पर था। सब डोनाल्ड ट्रंप को लाइव देख रहे थे। कहने का मतलब जो हमारी घरेलू प्रॉब्लम्स है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हमारा ध्यान किधर है? बाकी चीजों पर। यह भी एक कारण था। औद्योगिक क्रांति कब और कहां से शुरू हुई? मेरे भाई, आप नाम से तो देव हैं, है ना, लेकिन आप बात असुरों वाली कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मेरे भाई कल ही एडमिशन लिया है या जब भी एडमिशन लिया है, पहले पुरानी क्लासेस अटेंड कर लीजिए। अगर आपने पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो आप एक नया सवाल दागने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगला कारण यूरोपियों या यूरोपीय खोजों की वजह से। यूरोपीय खोजों की वजह से एक बड़े भूभाग का पता चलना। भाई अभी तक यूरोपियंस को पता भी तो नहीं था ना अफ्रीका कितना बड़ा है। ये तो तभी पता चला ना जब भौगोलिक खोजें हुई। एक कारण था ईसाई मिशनरियों का दबाव। जो ईसाई मिशनरियां थे, जो देव कह रहा है सर आप तो गुस्सा हो गए। बेटे अगर मैं गुस्सा होता तो सर कलम कर देता तेरा। शुक्र मना कि मुझे गुस्सा आ नहीं रहा। किस्मत बढ़िया है तेरी। अगर मेरे को गुस्सा आ रहा होता तो अभी तक तू या तो दीवार में चिनवाया जा चुका होता या फिर हाथी के पांव तले कुचल दिवा चुका होता। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, है ना। और आपसे, और वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा करना तो बिल्कुल ही जायज नहीं है जिसको हमने देखा ही ना हो। अब तेरी तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी भाई, मैं तेरे पे गुस्सा, तू तो मेरे गुस्से के भी लायक नहीं है अभी।
तो अभी तो आप पहले मेरे गुस्से के लिए एलिजिबल बनिए। जी ध्यान रखेंगे, ईसाई मिशनरियों का दबाव, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, जो ईसाई मिशनरियां थी, हम सब जानते हैं इनका उद्देश्य था पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो एक प्रेशर इनका भी था कि ज्यादा से ज्यादा कमजोर देशों पर अधिकार कीजिए, अधिकार जाकर उन्हें अपना उपनिवेश बनाइए और ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए, जैसा भारत के साथ भी हुआ था। इसीलिए जब हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन, तो हम पढ़ते हैं ना यूरोपियंस के भारत में आने के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे। एक तो भारत में आकर व्यापार करना, भारत को उपनिवेश बनाना, और दूसरा काम भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो ईसाई धर्म का प्रचार कौन करेगा? ईसाई मिशनरियां करेंगी, जो दबाव बना रही थी उन यूरोपियन कंट्रीज पर, जो बढ़ावा दे रही थी कॉलोनियलिज्म को या उपनिवेशवाद को। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है उपनिवेशवाद, क्या है कॉलोनियलिज्म। शर्मा जी पे गुस्सा निकल गया वर्मा सर का, कोई बात नहीं, दोनों सीनियर टीचर्स हैं, है ना, और वैसे भी वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के टीचर हैं। तो आप जानते हैं एसएससी में मैथमेटिक्स और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। हम धैर्य से काम लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भारत को उपनिवेश बनाने से उनका क्या फायदा था? अरे मेरे भाई, कैसा सवाल कर दिया यार तुमने मुकेश बाबू। भारत को उपनिवेश बनाने से ब्रिटेन का क्या फायदा था? मेरे भाई, हमारे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। किसका? ब्रिटेन का। अगर हिंदुस्तान नहीं होता तो आज ब्रिटेन ब्रिटेन नहीं होता। चाइना पर जाकर अधिकार किया ब्रिटेन ने। चाइना से ज्यादा चीजें ले रहा है ब्रिटेन, लेकिन देने के लिए बदले में चीज नहीं है। तो सोचा चलिए एक काम करते हैं, चीन के लोगों को अफीम खाने की आदत डालते हैं। चीन के लोगों को अफीम खाने की आदत डाली, अफीम की खेती भारतीयों से करवाई और अफीम भेजा कहां पर? चाइना। फायदा किसका? ब्रिटेन का। अभी तक चाय मिल रही थी चाइना से महंगी महंगी दरों पर, अब भैया चाय की खेती भारत में करवाएंगे। अब चाय की खेती भारत में करवाएंगे। अब भारतीय लोग चाय के बागानों में चाय की खेती करेंगे अंग्रेजों के लिए। और अब यूरोप को चाइना की चाय महंगी दरों पर खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी गुलाम है। अब हिंदुस्तानी चाय को यूरोप में बेचेंगे और ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। ये लीजिए दूसरा कारण। जीन्स बनेंगी यूरोप में, अमेरिका में, लेकिन जीन्स में जो नीला रंग होगा उस नील की खेती होगी भारत में। किसान करेंगे अपने 20/3 क्षेत्र पर या 3 जमीन पर, क्या करेंगे? नील की खेती करेंगे, अंग्रेजों को नील देंगे। ये क्या है? कॉलोनियलिज्म, ये उपनिवेशवाद है मेरे भाई। बेहद फायदा हुआ इससे। किसको? ब्रिटेन को। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था तो विश्व अर्थव्यवस्था में इंडियाज कंट्रीब्यूशन वाज 33%। और उसके बाद जब पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया, तो ध्यान रखेंगे जब हम पूर्ण रूप से ऑफिशियली अंग्रेजों के गुलाम बने थे, तो उस समय भी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का 24%, 24% जो भाग था, पार्ट था, वो केवल कहां से आता था? इंडिया से आता था। लेकिन जब अंग्रेज हमें आजाद करके गए, एक तो भारत सरकार कर्जे में थी, ठीक है मेरे भाई, और दूसरा कारण, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन 24% हुआ करता था, उसे बिलो 3% छोड़कर गए थे कौन? अंग्रेज। बिलो 3%। वो हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता था, अब वो वर्ल्ड इकोनॉमी में 3% भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता था जब अंग्रेज हिंदुस्तान को आजाद करके गए। तो आप खुद सोचिए, हे भगवान, नील क्रांति और नील विद्रोह। मेरे भाई, नील विद्रोह हम पढ़ेंगे जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी से आप परेशान ना होइए।
अभी भी परेशानी हो रही है तो नाइसिल पाउडर लगाइए, ठंडा ठंडा कूल कूल वाला, डर्मी कूल लगा लीजिए, ठंडा ठंडा और कूल कूल। बिना सिर पैर के सवाल मत किया करो यार, जो बात चल रही है उसी से संबंधित क्या होने चाहिए, सवाल होने चाहिए। तो अब हमें समझ में आ गया व्हाट इज एग्जैक्टली कॉलोनियलिज्म। अब हम बात करते हैं किस तरीके से अफ्रीका और एशिया पर नियंत्रण या डिवीजन किया किसने, यूरोपियंस ने। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अफ्रीका के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अफ्रीका या अफ्रीका की। यूरोपियंस के द्वारा जो अफ्रीका का विभाजन किया गया, अफ्रीका की जो विभाजन होने वाली घटना थी, इस घटना ने पूरे के पूरे विश्व को क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज होने का सबसे बड़ा रीजन ही क्या था, अभी मैंने बताया ना भाई साहब, कॉलोनियलिज्म से 400 साल से बचा हुआ था अफ्रीका। 15वीं शताब्दी में कॉलोनियलिज्म शुरू हो गया, उपनिवेशवाद शुरू हो गया, लेकिन 19th सेंचुरी तक यूरोपियंस को अफ्रीका का ध्यान नहीं आया। अफ्रीका पर अधिकार करके उसे उपनिवेश नहीं बनाया किसने, ब्रिटेन ने या अन्य यूरोपीय देशों ने। 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली अफ्रीका का विभाजन होना एक वाकई में रहस्यमयी घटना थी या वाकई में चकित कर देने वाली घटना थी जो 19th सेंचुरी में शुरू हुई। और ध्यान रखेंगे जैसे ही अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ केवल 24 ही साल लगे और 24 साल के अंदर पूरे के पूरे अफ्रीका को विभाजित कर डाला किसने, यूरोपियंस ने या यूरोप ने। सबसे पहले 1884 से लेके 1890 तक तीव्र प्रसार हुआ अफ्रीका में उपनिवेशवाद का। अठारह सौ 84-85 में हुई बर्लिन कांग्रेस ने अफ्रीका के विभाजन को प्रोत्साहित किया। और ध्यान रखेंगे इसी सभा में जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने अफ्रीका के विभाजन का प्रस्ताव रखा। और ध्यान रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध तक लाइबेरिया और इथियोपिया को छोड़कर
पूरे अफ्रीका का औपनिवेशीकरण कर दिया गया। अठारह में ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा किया। 1882 ईस्वी में ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा किया और इसके साथ सूडान, केनिया और युगांडा पर भी अधिकार किए। इसके अलावा इटली ने इरिट्रिया और सोमालीलैंड पर अधिकार किए। ब्रिटेन ने अधिकार किया मिस्र, सूडान, केनिया, युगांडा पर और उधर इटली ने सभा का नाम क्या था? अरे मेरे भाई, ये रहा, लिख ले, बर्लिन कांग्रेस। अफ्रीका का खोज तो 19वीं शताब्दी में हुआ था मेरे भाई। जो आपने अफ्रीका की खोज पढ़ी ना 19वीं शताब्दी में, वो बेसिकली अफ्रीका की खोज नहीं, अफ्रीका का औपनिवेशीकरण है। आप खुद बताओ, क्या भारत की खोज 1498 में हुई थी? नहीं ना, भारत तो उससे भी पहले था। लेकिन यूरोपियंस के द्वारा भारत का औपनिवेशीकरण कब से शुरू हुआ? 1498 से, जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो यहाँ पर खोज का मतलब खोज से नहीं, यहाँ पर खोज का मतलब है औपनिवेशीकरण से, कॉलोनियलिज्म से। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जर्मनी के द्वारा अधिकार किया गया टोगोलैंड, कैरेनन, तंजीनिया। जर्मनी के द्वारा अधिकार में लिए गए टोगोलैंड, कैरेनन, तंजीनिया और नामीबिया क्षेत्र इसके बाद ध्यान रखेंगे 1899 1901 में बोअर के युद्ध में विजय के बाद ब्रिटेन ने
ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट पर भी अधिकार किया। लिखेंगे इसके बाद सूडान को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष हुआ। सूडान को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संघर्ष हुआ। और 1898 में इसे लेकर युद्ध हुआ। सूडान जो कि पहले ध्यान रखेंगे किसका भाग था, मिस्र का भाग, उसी पर अधिकार करने को लेकर संघर्ष हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। 1898 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संघर्ष हुआ, लेकिन इसके बाद 1904 में दोनों के बीच संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटेन ने अधिकार किया सूडान पर, जो किसका भाग था, मिस्र का। और ध्यान रखेंगे फ्रांस का अधिकार हुआ किस पर, मोरक्को पर। तो हम सब जानते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे उत्तर पश्चिमी देश ही कौन सा है, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को से ही आया था भारत। इसके बाद हम बात करेंगे एशिया के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे एशिया के बारे में। ध्यान रखेंगे 1870 ईस्वी तक, 1870 ईस्वी तक यूरोप भारत एवं अन्य दक्षिण पूर्वी देशों पर कब्जा कर चुका था। यूरोप की जगह ब्रिटेन लिख लीजिए। 1870 ईस्वी तक ब्रिटेन भारत एवं अन्य दक्षिण पूर्वी देशों पर कब्जा कर चुका था। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन की नजर
इसके बाद ब्रिटेन की नजर अफगानिस्तान और फारस पर पड़ी। और हम सब जानते हैं फारस का मतलब क्या है, पर्शिया, जो वर्तमान में क्या है, ईरान। ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था, पर्शिया या फारस कहा जाता था। इसके बाद ब्रिटेन की नजर अफगानिस्तान और फारस पर पड़ी। अफगानिस्तान पर अधिकार करने के लिए ब्रिटेन ने 2 लड़ाइयां लड़ी। और अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। लेकिन फारस पर रूस का प्रभाव था। इसलिए 1907 में ब्रिटेन और इसीलिए 1907 में ब्रिटेन और रूस के बीच संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटेन ने फारस पर रूस का अधिकार स्वीकार किया। और अगर जर्मनी की बात करें तो ध्यान रखेंगे जर्मनी का प्रभाव तुर्की पर था। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। तो दोस्तों ये था कॉलोनियलिज्म एंड डिवीजन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी और हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो अगली क्लास में या तो हम रूस की क्रांति पढ़ेंगे जो 1917 में हुई थी, या फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो उससे भी पहले शुरू हो गया था। तो चलिए अगली क्लास में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। जल्दी जल्दी से टॉपिक खत्म कर देंगे, हम डेली एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं, बहुत जल्दी विश्व इतिहास खत्म करके हम अपने भारत के इतिहास पर पहुंचेंगे। चलिए जी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।